हेलो एवरीवन। तो ये है अपना प्यारा सा चैनल एनसीईआरटी पाठशाला, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको नीट आईआईटी जैम की कंप्लीट केमिस्ट्री विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिलने वाली है, और 6th to 12th सभी सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया था, तो आज इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम, क्या क्या एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सीरीज लिख देती हूँ। तो हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी, ठीक है, उसी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं अभी सीरीज को एक बार लिख लेती हूँ। तो क्या थी? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड और H2। ठीक है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या थी? H2 के नीचे कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मर्करी, ब्रोमीन, प्लेटिनम, गोल्ड और फ्लोरीन। ठीक है, ये अपनी क्या थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे जो रेफरेंस क्या था? रेफरेंस था हाइड्रोजन। इसकी SRP क्या? SRP हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही देखेंगे सबका। इसका कितना था? 0 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ सबका क्या था? सबका था नेगेटिव। ठीक है, और इधर नीचे जाते जाएंगे सबका क्या था? पॉजिटिव, और इंक्रीज हो रहा था नीचे पॉजिटिव में। ठीक है, ऊपर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा था। तो ये हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम इसकी क्या करेंगे? एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की? हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इससे? हम बता सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की क्या बता सकते हैं हम? रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कैसे? देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं SRP की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। SRP की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जितनी ज्यादा SRP की वैल्यू उतनी ही उसकी टेंडेंसी क्या थी? रिड्यूस होने की। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या होता था? रिड्यूस। आयरन का सबसे ज्यादा क्या होता था? रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिथियम का क्या होता था? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन होता था तो इसका मतलब ये किसी न किसी को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये क्या था? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को तो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ऐसे ही इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को क्या उनका क्या करता था? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या था? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि हम ये बता सकते हैं भी कौन सा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें भी इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? तो किसकी है? फ्लोरीन की। ठीक है, तो ऐसे ही किसी का भी कर लेते हैं। कॉपर से प्लेटिनम का करेंगे तो SRP की वैल्यू क्या हो रही है? नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रही है, और हमें पता है जितनी ज्यादा SRP की वैल्यू उतना ही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? प्लेटिनम की। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? द सब्सटेंस which have क्या?
लोअर SRP, ठीक है। लोअर SRP किस क्या था, इधर, ठीक है, ऐसे जाते हुए, तो उतना ही क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, या ऐसे बोल सकते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और हैव मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज्ड, खुद तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होएगा ना, और या बोल सकते हैं हैव मोर रिड्यूसिंग पावर, क्या बोल सकते हैं, हैव मोर रिड्यूसिंग पावर, मतलब दूसरे को रिड्यूस ज्यादा करेगा, ठीक है, किसकी, जिसकी लोअर SRP है, ठीक है, और जिसकी हायर SRP है, हायर SRP, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेस्ट, ये तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, तो वो होगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि हैव मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये बोल सकते हैं हैव मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, और खुद का क्या होगा, रिड्यूस होएगा, तो क्या बोल सकते हैं, हैव मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, हैव मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, ठीक है। तो ये पता किससे चलेगा हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। तो देखो हमें दे रखी है, क्वेश्चन क्या है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स X, Y, और Z की क्या दे रखी है, R -1.2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट एंड -3.0 वोल्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑफ मेटल विल पी, तो क्या होएगा इनका ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था अपना AIPMT 2011 में, ठीक है। तो देखो क्या पूछ रखा है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, अभी हमने देखा रिड्यूसिंग पावर का, देखो मोर रिड्यूसिंग पावर किसकी, जिसका SRP क्या होगा, जितना कम, तो बस हम ये देख लेंगे SRP सबसे कम कौन सा इनमें से, ये वाला, ये किसका है, Z का, ठीक है, मतलब Z की तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर हो गई, उसके बाद X की, और उसके बाद Y की, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन था वो क्या होगा, करेक्ट होएगा। तो ये किसकी एप्लीकेशन हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं हम, सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ द EMF, कैलकुलेशन ऑफ द EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, वो हमने देखा ही था फॉर्मूला, ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल, ई नोट कैथोड, माइनस में ई नोट क्या होगा, एनोड, ठीक है। तो कैथोड पे कौन होएगा, जिसका रिडक्शन होएगा, और रिडक्शन किसका होएगा, जिसका मोर SRP होएगा, ठीक है, और माइनस में जिसका लेस SRP होएगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसका लेस और SRP होएगा उसका ऑक्सीडेशन होएगा। तो हमें क्वेश्चन दे देंगे तो इस नोट सेल हम निकाल लेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या इसकी भी मिलेगी और इसकी भी मिलेगी। पीछे भी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, जब जो कैलकुलेशन ऑफ EMF वाली वीडियो की थी उसमें, ठीक है, तो उससे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, क्या है, प्रेडिक्टिंग
द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिजिबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी। ठीक है, कैसे, देखो एक तो रिएक्शन होगी क्या, कॉपर 2 प्लस एक्वस में है और यहाँ पे सिल्वर है सॉलिड में। ठीक है, तो 2 प्लस मतलब न्यूट्रल के लिए यहाँ पे कोई ना कोई तो वो नेगेटिव चार्ज वाला भी एलिमेंट आएगा। ठीक है, आयन आएगा, तो उसको एक बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन रिएक्शन में तो हमें पता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका आएगा, तो वो तो इन्हीं सबका आएगा, या तो इसका या फिर इसका। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बनेगी इससे रिएक्शन बनी अपनी Cu सॉलिड प्लस Ag प्लस। ठीक है, एक्वस, एक तो ये रिएक्शन होगी। एक क्या होगी इसकी ऑपोजिट, ऑपोजिट कैसे, Ag प्लस एक्वस हो और Cu सॉलिड से क्या बन रहा हो, Cu2 प्लस एक्वस और प्लस में Ag प्लस सॉलिड, Ag प्लस नहीं आएगा सॉलिड में Ag। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, 2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, 0 में, यानी कि कॉपर का तो हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और सिल्वर का क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 जा रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, अब जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन होएगा, जिसका SRP कम उसका ऑक्सीडेशन होएगा। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं इन दोनों का SRP। तो देखो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे कॉपर और सिल्वर की बात हो रही थी, तो ये कॉपर है और ये सिल्वर है। SRP किसका ज्यादा हमें पता है, नीचे जाएंगे तो SRP इंक्रीज होएगा, यानी कि SRP अपना सिल्वर का ज्यादा है कॉपर से, तो रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर का। तो देखो इसमें सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सॉरी गाइस, बीच में वीडियो रुक गई थी, तो हम कहाँ पे थे, देखो हमें पता है सिल्वर का क्या था, SRP ज्यादा था, कॉपर का कम था, यानी कि सिल्वर का रिडक्शन होना था, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिजिबल नहीं है। उसके बाद इस रिएक्शन में, इसमें तो अपोजिट है, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा तो हो सकता है, अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, अपनी फिजिबल है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम ये रिएक्शन देखते हैं बहुत बार, जिंक से कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो क्या बनता था, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, और एक रिएक्शन क्या बोल सकते हैं हम, कॉपर से कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, और इससे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखो जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे +2, यानी कि जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का यहाँ पे +2 से 0 जा रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर और जिंक की बात है, जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, तो कॉपर की SRP, देखो कॉपर ये है, जिंक ये है, तो कॉपर की SRP वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन होएगा। तो देखो इस रिएक्शन में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि कॉपर का तो रिडक्शन होएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होएगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब किससे पता चला हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ये हो गई। ठीक है, एक और देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। एक एप्लीकेशन ये है, टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल कैन liberate hydrogen from acid। ठीक है, तो हमें ये देखना भी कौन सी मेटल एसिड से क्या
हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। ठीक है, हमें 10th क्लास में तो हम ये क्या पढ़ते आ रहे थे, मेटल प्लस एसिड हमेशा क्या होता था, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रही है, लिबरेट कर रही है। लेकिन सभी मेटल ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, 10th तक ठीक है, हमें ये याद करना है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सभी मेटल एसिड से हाइड्रोजन को नहीं रिमूव कर सकती, कुछ मेटल ही कर सकती है। ठीक है, जो एक्टिव मेटल्स होती है वही कर सकती है लिबरेट हाइड्रोजन को। तो ये हमें किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कैसे, देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिंक प्लस H2SO4 ले लेते हैं, एसिड क्या है H2SO4, तो यहां से क्या निकलेगा, जिंक SO4 प्लस H2। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम कॉपर के, कॉपर प्लस H2SO4 क्या निकलेगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2। ठीक है, अब हमें बताना है कि दोनों ही रिएक्शन में, मतलब दोनों ही मेटल जिंक और कॉपर दोनों ही एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकती है या नहीं कर सकती। कैसे पता चलेगा, तो देखिए जिंक का तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ +1 से 0 में जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो सकता है या नहीं, कहाँ देखेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए SRP वैल्यू हाइड्रोजन की यहाँ पे है और जिंक की यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का तो होएगा रिडक्शन और जिंक का क्या होएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यही इस रिएक्शन में हो रहा था, यही हो रहा था ना। इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है, यानी कि जिंक किसी भी एसिड से जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस, इसमें क्या है, कॉपर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है। ठीक है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोबारा से। यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल में कॉपर का ज्यादा है SRP हाइड्रोजन से, यानी कि कॉपर का क्या होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए रिडक्शन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि कॉपर मेटल जो है हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकती किसी भी एसिड से। ठीक है, तो ये सब हमें किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि कौन सी मेटल एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकती है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो ये तो थे एप्लीकेशंस किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ये हो गई अपनी कंप्लीट। इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं, उसके बाद अपना हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट। ठीक है, तो उन 2 टॉपिक्स को और कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो क्या है, एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नस्ट इक्वेशन। ठीक है, रिलेशनशिप बताना हमें, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि किसी भी सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है तो उसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं हम, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें गिवन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, एट इक्विलिब्रियम। देखो हमें पता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और राइट साइड में रिडक्शन, किसी भी सेल की बात हो रही है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गई, ये वोल्टमीटर हो गया और ये कनेक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो किसी भी सेल को हम निकालेंगे तब क्या, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे ई सेल, तो क्या होता था, ई कैथोड
माइनस ई एनोड। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होएगा, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट में या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगी। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, मतलब रिएक्टेंट से रिएक्शन हो रही है प्रोडक्ट में, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी उतनी ही वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे वापस आ जाएंगे उतने ही। तो हम बोल सकते हैं भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले का ऐसे बोल सकते, कैथोड वाले का और एनोड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल होएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ई सेल 0 हो जाएगा। अब हमें पता है नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन पता है ना हमें, क्या है नस्ट इक्वेशन में, ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 2.303 RT और NF और लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और डिवाइड में क्या होता था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये होता था। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। क्योंकि हमें पता है, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यानी कि हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 2.303 RT NF log K। ठीक है, और log का बेस क्या है 10, इतना लिख सकते हैं हम। अब हमें अभी देखा पीछे कि इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल है, ई सेल क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसको तो 0 लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, ई नोट सेल मतलब ये 0 हो गया, ये इधर जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ए नोट सेल किसके इक्वल हो गया, 2.303 RT NF और log K। ठीक है, और यहां से log K की वैल्यू क्या आ सकती है, फिर log K की वैल्यू आ सकती है, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा NF ए नोट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये डिवाइड में 2.303 RT डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हमें K की वैल्यू निकालनी पड़े, K की, तो क्या होगी, देखो log बेस 10 है ना, तो 10 का बेस है, तो हम एंटी लॉग क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग हो जाएगा 10 की पावर ये वाली। ठीक है, NF E नोट डिवाइड में 2.303 RT एंटी लॉग ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके ऊपर बेस है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है for a cell involving one electron इन्वॉल्व किया है और ई नोट सेल दे रखा है, उसका 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, और हमें निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। और गिवन क्या है, गिवन है कि 2.303 RT डिवाइड में F की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.059 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये अभी पीछे ही आया हुआ था नीट 2019 में, नीट 2019 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो ये यहां से हम क्या बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, देखो इधर दे रखी है। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो एट इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, ई नोट सेल इक्वल 2.303 RT NF log K। ठीक है, ये होगा, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.59 वोल्ट इक्वल एन कितना है
n क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.03 और t, n की वैल्यू 1 f log k, और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, और उसकी वैल्यू क्या है 0.059 वोल्ट और log k। ठीक है, तो यहाँ से log k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके डिवाइड में आएगा 0.59 वोल्ट डिवाइड में 0.059 वोल्ट। ठीक है, इससे ये कैंसिल होएगा तो क्या बच जाएगा 10। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग हमें पता है log k, और इसका एंटी लॉग निकालना हो तो 10 की पावर जो भी इधर वैल्यू आई थी उसको कर देंगे। ठीक है, ये होगी अपना आंसर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गाइस अब अपना एक टॉपिक और बच गया है, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, ये टॉपिक और बच गया है छोटा सा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में। तो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। ठीक है, मतलब सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी अवेलेबल है यूजफुल वर्क करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। ठीक है, यूजफुल वर्क करने के लिए सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी अवेलेबल है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपनी बॉडी में ना मान लिया 1000 जूल एनर्जी, ठीक है, इतनी एनर्जी है, तो इसी एनर्जी से क्या हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्क कर सकते हैं इतनी एनर्जी से। अब अगर हमने वर्क करके इतनी ही एनर्जी यूज कर दी, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी यूज कर दी, तो अब हम ना चल सकेंगे, ना खा सकेंगे, ना पी सकेंगे, ना हिल सकेंगे, ना डुल सकेंगे, क्योंकि सब चीज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हम मैक्सिमम वर्क कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वर्क हम इतना कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी एनर्जी तो बचे कि हम चल सकें, खा सकें, पी सकें, हिल सकें, डुल सकें, कुछ तो कर सकें। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वर्क जितनी एनर्जी है सारी की सारी तो वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब यूज नहीं कर सकते इस चीज में। मान लिया 800 जूल कर दी यूज, तो अपने पास 200 जूल तो कम से कम बचनी चाहिए। ठीक है, तो यूजफुल वर्क करने के लिए अपने पास कितनी मतलब एनर्जी यूज हुई, तो 800 जूल हुई, पूरी की पूरी नहीं हुई ना। तो उसी यूजफुल एनर्जी को जो यूजफुल वर्क करने के काम आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी थी लेकिन सारी की सारी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इतनी ही यूज कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें ना डोनेशन करना है, हमारे पास मान लिया 100 करोड़ की क्या है, प्रॉपर्टी है, और हमें डोनेट करना है, डोनेट करने का मन कर गया, तो हम क्या 100 की 100 डोनेट कर देंगे, सारी की सारी डोनेट कर दी, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाने पीने रहने के लिए हमारे पास क्या बचेगा, हम क्या भीख मांगेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब हम अगर डोनेट करने का भी मन करे तो कितनी कर सकते हैं, तो मतलब कम से कम अपने पास हमारी जो बेसिक नीड्स है, रहना, खाना पीना, इन सब के लिए मतलब अपने पास कुछ बच जाए, और बाकी की हम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। मान लिया हमें 50 करोड़ तो हमारे पास रखने, और 50 करोड़ तो मतलब हमारी जरूरत है इतने, तो हम कितने वो कर सकते हैं, 50 करोड़ ही कर सकते हैं ना डोनेट। तो यूजफुल कितने हुए, यूजफुल तो इतने हुए। ठीक है, सिस्टम के पास थे इतने, लेकिन यूजफुल कितना हुआ, इतना ही यूजफुल वर्क तो इतना ही कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट था समझाने के लिए। अब देखो हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हम डेल्टा जी से नोट करते हैं, वैसे जी से करते हैं, लेकिन हम कभी भी एक्चुअल एनर्जी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हमेशा चेंज इन एनर्जी ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, मैक्सिमम वर्क, मतलब मैक्सिमम वर्क जितना हो सकता है, यही बोल सकते हैं ना, या फिर इसको बोल सकते हैं यूजफुल वर्क।
यानी कि वर्क, एक तरह से ये बोल सकते हैं भी कितना वर्क हुआ। ठीक है, ओके, ये तो हो गया अपना डेल्टा जी। अब हमने ना क्लास 10th में फिजिक्स में या फिर अभी 12th में भी फिजिक्स में एक पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके इक्वल, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने के लिए कितना वर्क डन हमने किया, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन हमने फिजिक्स में पढ़ी है, तो इसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला तो यही होता था ना, वर्क डन डिवाइड में चार्ज। ठीक है, तो इसी चीज को, ये तो फिजिक्स में थी, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी चीज को क्या लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे। देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही लिखते हैं ना, और किसके इक्वल हो गया, वर्क डिवाइड में चार्ज। अब चार्ज कितना है, देखो फेराडे क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ठीक है, और जैसे हमने अभी देखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मान लिया n इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा, NF, क्योंकि F तो क्या है 1 मोल पे, तो NF क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं NF इक्वल चार्ज इक्वल NF। ठीक है, तो यहां से अगर वर्क की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, NFE ये आएगी। और वर्क हमने किसके इक्वल माना है, वर्क माना है डेल्टा जी के इक्वल। यानी कि यहां से हम बता सकते हैं डेल्टा जी किसके इक्वल हो गया, NFE के। ठीक है, ये बता सकते हैं। अब देखो हमने जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे, केमिकल एनर्जी से, तो वो यूज कहाँ हो रही है, बाहर ही यूज हो रही है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाहर ही यूज हो रही है। ठीक है, मतलब उस सेल के अंदर तो यूज नहीं हो रही ना, वो बाहर ही यूज होएगी। यानी कि सिस्टम के अंदर यूज नहीं हो रही है, सराउंडिंग में यूज हो रही है। ठीक है, तो यूज बाय क्या बोल सकते हैं हम, सिस्टम ने ही, वर्क डन बाय सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं ना, सिस्टम ने वर्क किया और वो यूज सराउंडिंग में हो रहा है, तो वर्क डन बाय सिस्टम। और हमें पता है वर्क डन बाय सिस्टम हो, वर्क डन बाय सिस्टम, उसको हम क्या लेते हैं, उसका हमेशा नेगेटिव लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन होएगा वो किसके इक्वल होएगा, डेल्टा जी माइनस NFE ये होएगा। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नोट इक्वल NFE नोट। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला या रिलेशन कितने किसमें, गिब्स फ्री एनर्जी में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि हमें किसकी वैल्यू दे देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की दे देते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी निकालना होता है, या फिर इसकी दे देते हैं और ये निकालना होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है क्या देंगे, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये आया कहाँ से, पीछे सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है, तो कंसेप्ट सारा रटने की जरूरत नहीं है, वो तो समझने के लिए है, एक्चुअल में तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट टॉपिक, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हो गया अपना कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 ही टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट। अब हम करेंगे स्टार्ट ये वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।